टारगेट्स। बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन रबल में मौजूद एरीज इमॉर्टल कोड की सुरक्षा की वजह से एकदम सुरक्षित थी। पहली बार किसी ऐसी चीज से सामना हुआ है जिसे मेरी कर्स काट नहीं सकती। ये लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग की रचना है, वाकई काबिले तारीफ है। जैसे ही वो फिर से हमला करने वाला था, मॉल ने अपनी स्वॉर्ड के साथ पीछे से हमला किया, लेकिन ओपोनेंट ने उसे देख लिया। एक ही डार्क स्फीयर के पलटवार से मॉल हार गया। शिनोडा घबराकर उसके पास भागा, और लोगों को इकट्ठा होते देख माइकल ने पहले इन छोटे मोटे हंटर्स से निपटने का फैसला किया। CTR आलूसा सिलेक्टिंग एवरीवन अराउंड। सभी के सिर के ऊपर उल्टा ट्रायंगल का सिंबल फिर से आ गया। जैसे ही माइकल की कटिंग स्किल एक्टिवेट हुई, आसपास के हंटर्स एक के बाद एक गिरने लगे। अपने आसपास के लोगों को लगातार गिरता देख सब लोग डर गए और भागना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड जहां वो खड़े थे वहां डार्क स्फीयर्स फट गईं। लेकिन हैरानी की बात थी कि सब लोग जिंदा बच गए। प्रेसिडेंट फुआ ने अपनी टूटी हुई शील्ड से इस अटैक को किसी तरह रोक लिया था। जो भी बच गए हैं, तुरंत यहां से चले जाओ। इस लड़ाई को सिर्फ नंबर्स की मदद से नहीं जीता जा सकता। इस वक्त प्रेसिडेंट फुआ ने लूकस को भीड़ में बिना हिले डुले खड़े देखा। उसकी कांपती हुई मुट्ठी को देखकर उसने कहा, अगर तुम भी डरे हुए हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम भी बाकियों के साथ चले जाओ। वैसे भी इस कंट्री को बचाने की तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में इनके गुनाहों के खिलाफ गवाही दोगे। इस वक्त लूकस अंदर ही अंदर जूझ रहा था और अपनी पुरानी यादों में खो गया। हंटर शॉन, तुम्हें अभी लड़ने की क्या जरूरत है? तुम होली स्वॉर्ड की ताकत भी लेना चाहते हो? ये तो तुम्हारी कंट्री भी नहीं है। जब हंटर शॉन ने लूकस को देखा तो वो तुरंत समझ गया, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे लिए इसलिए मना किया क्योंकि तुम भी इसमें शामिल थे। आने वाले समय में नेशनल बॉर्डर्स और रेस की कोई अहमियत नहीं होगी। एक ऐसा दौर आने वाला है जहां हम सबको अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। तब तुम्हें होली स्वॉर्ड की अहमियत समझ में आएगी। उस वक्त अगर तुम्हें डर भी लगे तो भी तुम हिचकिचा नहीं सकते। माइकल, मर जा। अचानक हमला करने वाले का सामना करते हुए माइकल ने बस हल्के से अपना हाथ उठाया। कैट्रोल प्लेन कटिंग टारगेट। एक विशाल डार्क स्फीयर तुरंत दिखाई दी। लूकस ने इसके सामने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। होली स्वॉर्ड की ताकत का इस्तेमाल करके उसने सीधे डार्क स्फीयर को तोड़ दिया। अब जब माइकल ने CTRL प्लस को अब्सॉर्ब कर लिया है, क्या वो इनविंसिबल है? अभी नहीं, क्योंकि होली स्वॉर्ड के वजूद की वजह से, खास तौर पर रेडियंस की वजह से, रेडियंस सभी डार्क फोर्सेस को रोक सकता है। चूंकि कर्स पावर डार्क स्किल्स जैसी ही है, इसलिए रेडियंस का इस पर कुछ असर होता है। रेडियंस और कर्स पावर ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया। जैसे ही होली स्वॉर्ड माइकल पर हमला करने वाला था, एक गहरे काले रंग की लंबी स्वॉर्ड ने होली स्वॉर्ड को रोक दिया। माइकल ने पहली बार दूसरों के सामने अपनी स्वॉर्ड निकाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा डरपोक भी मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखाएगा। चुप करो, कमीने। गुस्से में लूकस ने माइकल पर लगातार हमले किए। इतनी कम दूरी पर वो कर्स पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर बात सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप की है तो मुझे यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूं। लेकिन तभी उसने ओपोनेंट के मजाक भरे शब्द सुने। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खराब फैसला है। CTL प्लॉन कटिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग एरिया बट नॉट इंक्लूडिंग द यूजर हिमसेल्फ। इस दूरी पर तुम्हारी रेडियंस भी इसे पूरी तरह से बेअसर नहीं कर पाएगी। अगले ही सेकंड लूकस डार्कनेस में समा गया। एक विशाल डार्क स्फीयर ने आसपास की हर चीज को निगल लिया। इस मुश्किल घड़ी में डार्कनेस से कई रेज ऑफ लाइट निकली। होली स्वॉर्ड टेक्निक रेडियंट बर्स्ट। लूकस किसी तरह डार्कनेस से बाहर निकल पाया, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि होली स्वॉर्ड से टूटने की आवाज आई। अगले ही सेकंड ब्लेड का आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। ये तो बुरा हुआ, अब उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास एक और ट्रिक है। कोई हैरानी नहीं कि एरीज का हमला तुम्हारे खिलाफ बेकार था। अब होली स्वॉर्ड के बिना तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? मुझे जल्दी बताओ कि CT अब कहां है। ये कहते हुए उसने लूकस का गला पकड़ लिया, फिर एक एनर्जी स्फीयर को जमा किया, धमकी देते हुए, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। तभी उसके पीछे की स्पेस अचानक टूट गई। सोनो, कीशा ड्रैगन स्वॉर्ड को पकड़े हुए बाहर कूद गया और माइकल पर वार किया। वो समय रहते बच गया, दूसरों को मारकर उनकी कर्सेस चुराने के लिए। मुझे तुम जैसे इंसान को मारने में जरा भी शर्म नहीं आएगी। इस वक्त माइकल ने अचानक महसूस किया कि डायमेंशनल फ्रैगमेंट में कुछ हलचल हो रही थी। इसका मतलब था कि उसके सामने वाले इंसान के पास भी डायमेंशनल फ्रैगमेंट्स थे और वो असल में क्लीशा ड्रैगन स्वॉर्ड को पकड़े हुए था। तो यही वो CTRL प्लस C- है जिसे मैं ढूंढ रहा था। जैसे ही वो हमला करने वाला था, एक हेलफायर तेजी से उसकी तरफ आया। जैसे ही वो आग की लपेटों में आने वाला था, माइकल ने CTRL प्लस का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट किया और वहां से गायब हो गया। दूर खड़ी हंटर नेस ने उसे पूरी तरह से सुरक्षित देखकर उस पर घूर कर देखा। उसने सत्तुरु को अपनी बहन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हुए देखा। ये एक मिरेकल है। मास्टर कैंट के हीलिंग आर्ट से भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा हैरान माइकल था, क्योंकि वो जानता था कि उसके CTRL प्लस से कितना नुकसान होता है। इसका मतलब था कि उसका जख्म ठीक होने से पहले ही बन गया था। तभी दूर मौजूद मैजिक पावर ने उसे अपनी तरफ खींचा। अरिता सारा एक जायंट्स हार्ट को पकड़े हुए मास्टर शिरासाकी का इलाज कर रही थी। ये तो CTRL प्लस Z- है। मुझे सबसे पहले इसी को निशाना बनाना होगा।
दूर खड़ी नानस ने ये देखा और तुरंत अपनी विचेस ब्लेड को जोर से घुमाया। 2 स्वॉर्ड लाइट सीधे माइकल की तरफ गईं, लेकिन उसने बस एक डार्क स्फीयर बनाई और उस अटैक को आसानी से रोक दिया। CTRL+5 यूजिंग वर्ल्ड ट्री ब्रांचेस। सोनो ने तुरंत कई सारी ब्रांचेस बुलाईं और ओपोनेंट को घेर लिया और उसे तेजी से कसकर बांध दिया। इस बीच शियासाकी को होश आ गया था। वो अपना कटा हुआ हाथ इतनी तेजी से फिर से बनता देख हैरान था। मेरे कपड़े और इक्विपमेंट भी ठीक हो गए। ऐसी स्वर्ग को बदलने वाली स्किल के लिए बहुत ज्यादा मैजिक पावर चाहिए होगी। तभी शियासाकी ने अचानक देखा कि अरीता सारा ने एक जायंट्स हार्ट पकड़ा हुआ था। वो कमीना। सोनो ने कहा था कि वो मुझे दुनिया का इकलौता हार्ट बेच रहा है, लेकिन लगता है उसने अनगिनत कॉपीज बना ली हैं। सोनो ने आपको पहला इंसान बनाया जिसका इलाज मुझे करना था और हमें आपकी मदद की जरूरत है। कुछ ही मिनट्स पहले अरितासरा ने हॉस्पिटल में हाई रिस्क पेशेंट्स की हेल्थ को ठीक करने में मदद करने की पेशकश की थी। इसके लिए सोनो को बहुत ज्यादा मैजिकल पावर देनी पड़ती और सोनो की शर्त थी कि वो घायल सैनिकों को देखने बैटलफील्ड जाए। उसने एक जायंट्स हार्ट भी निकाला और उसे दे दिया। इसे तुम्हें खतरनाक जगह पर भेजने का कॉम्पनसेशन समझो। जब अरितासरा ये सुनकर बहुत भावुक हो गई थी तो जानो ने उसे निराश करने वाली खबर दी। तुम इस हार्ट का इस्तेमाल सिर्फ 10 दिनों के लिए कर सकती हो। मैं रेप्लिकास के लिए एक एक्सपिरेशन टाइम सेट कर सकता हूं। अगर तुम इसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हो तो ये तुम्हारे बाद के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अब सीन वर्तमान में लौट आता है, जहां अरितासरा मास्टर किनासाकी की सुरक्षा में बैटलफील्ड के हर कोने में जाकर घायलों का इलाज कर रही है। और तभी बंधे हुए माइकल ने एक एक्सप्लोजन करके ब्रांचेस को तोड़ दिया। माइकल फिर से सबके सामने आया। तुमने करप्टेड वर्ल्ड ट्रीज की ब्रांचेस को भी कॉपी कर लिया? वो दूसरे डायमेंशन से हैं? सिर्फ ये सोचकर कि तुम दूसरे डायमेंशंस की चीजें कॉपी कर सकते हो, मुझे तुम्हें खत्म करने का मन कर रहा है। CTRL+ लॉक ऑल सराउंडिंग पर्सनल। ये देखकर नानिस ने तुरंत हेलफायर बरसाया, लेकिन एक ही चाल 2 बार काम नहीं करती। एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बीम सीधे माइकल की तरफ गई, लेकिन उसने बस अपनी हथेली उठाई, CTRL+ कट टारगेट, और उसे आसानी से रोक दिया। तभी नानिस पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। जबरदस्त हेलफायर माइकल की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर माइकल ने वही चाल फिर से चलने की कोशिश की और अपने सामने के अटैक को बेअसर करने की कोशिश की, लेकिन लगातार खत्म करने के बाद वो ये देखकर हैरान था कि हेलफायर न सिर्फ कम नहीं हुई बल्कि और भी खतरनाक हो गई। कोई और रास्ता न देखकर माइकल को हवा में टेलीपोर्ट करना पड़ा। ये हेलफायर एनॉइंग हो रहा है। फिर उसने नेस को सबसे पहले निशाना बनाने का प्लान बनाया। CTR प्लॉन का टारगेट। एक विशाल डार्क स्फीयर नानी की तरफ बढ़ी। ठीक उसी वक्त CTR पुल्स 5 स्पाइडर सिल्क फ्रॉम द किंग जायंट फुट पर्ल। सोनो ने स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल करके ननासी को अपने चारों तरफ लपेट लिया और उसे ठीक वक्त पर वापस खींच लिया। क्या तुम ठीक हो? लेकिन नार्सी ने सोनो की इस काइंडनेस की बिल्कुल भी सराहना नहीं की। मेरी लड़ाई में दखल मत दो, शांत हो जाओ। यह आदमी खतरनाक है। तुम घायलों को ले जाने में मदद करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। फिलहाल सिर्फ मुझ में ही उससे निपटने की एबिलिटी है। ये कहने के बाद सोनो आगे भागा। शांत हुई नेस को भी एहसास हुआ कि उसके पास ओपोनेंट की अजीब एबिलिटी से निपटने का कोई तरीका नहीं है, तो वो मुड़ी और घायलों को बचाने में मदद करने लगी। सोनो ने सिस्टम पैनल CTL जोड़ 5 यूजिंग द लाइट एंड शैडो ऑफ स्पाइडर सिल्क निकाला और शैडो मूवमेंट स्किल को एक्टिवेट किया। फिर वो तुरंत माइकल के पीछे टेलीपोर्ट हो गया और हमला किया, लेकिन अगले ही सेकंड ओपोनेंट सोनो के पीछे आ गया। और मैं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूं और मैं तुमसे बेहतर हूं। सोनो तुरंत मुड़ा और अपनी स्वॉर्ड को माइकल पर घुमाया, लेकिन ओपोनेंट ने उसे मजबूती से रोक दिया। स्वॉर्ड बीम बस माइकल के गाल को हल्के से छूकर निकल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक रेप्लिका में इतनी ताकत होगी। CTRL+ कट ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, और तुरंत चारों तरफ डार्कनेस फैल गई। लेकिन सोनो बिल्कुल भी नहीं घबराया। CTRL+5 रेप्लिकेट न्यूमरस होली सॉर्ड्स। अगले ही सेकंड कई सारे होली सॉर्ड्स ने माइकल को घेर लिया। क्या तुम मेरे साथ खत्म होने का प्लान बना रहे हो? क्या तुम मेरी कर्स के बारे में भूल गए हो? जैसे ही माइकल उलझन में था, दोनों की जगह पर एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। उस खतरनाक ताकत ने पूरी स्ट्रीट को उड़ा दिया। शिनोडा सटोरू, जो पहले ही बहुत दूर जा चुका था, उस एक्सप्लोजन को देखकर बहुत चिंतित हुआ। अगर तुम्हें सोनो की चिंता है तो मुझे लगता है कि तुम आराम कर सकते हो। तभी मास्टर शिरोआकी वहां से गुजरे। यहां खतरा है, तुम्हें भी घायलों को जल्दी से अंडरग्राउंड स्पेस में ले जाना चाहिए। इस वक्त एक्सप्लोजन के सेंटर में होली सोर्ड्स और किसिया ड्रैगन सोर्ड बिखरी पड़ी थीं। एक हाथ सोर्ड की तरफ बढ़ा। यह असल में माइकल था जिसने सोर्ड को पकड़ लिया था, और इस वक्त सोनो भी सफलतापूर्वक रिवाइव हो चुका था। मैं देखता हूं कि तुम अपनी बॉडी को रेप्लिकेट कर सकते हो। वैसे क्या तुम मुझे ये किसिया ड्रैगन सोर्ड दे सकते हो? इसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। ये सोर्ड वैसे भी खत्म होने वाली है। जैसे ही उसने बात खत्म की, माइकल के हाथ में लंबी सोर्ड गायब होने लगी और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई। इसकी असल में एक एक्सपिरेशन डेट है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी बॉडी की शेल्फ लाइफ क्या है? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। वैसे भी तुम्हारी कर्स मेरा कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मेरी कर्स पावर तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है।
एक बार जब मेरी कर्स पावर तुम्हें मार देगी तो अगर तुम खुद को कॉपी और पेस्ट भी करोगे तो भी तुम अपने आप का एक कमजोर वर्जन बन पाओगे। जितनी बार मैं तुम्हें अपनी कर्स से मारूंगा तुम उतने ही कमजोर होते जाओगे जब तक कि तुम सच में मर नहीं जाते। सोनो ये देखकर हैरान था कि माइकल जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। हालांकि वो रिवाइव हो गया था लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तो बेसिक डिफेंस 245, स्किल लेवल 7, प्रोफिशिएंसी लेवल 10। लगता है अब मेरे जीतने का ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन जब तक मेरी हेल्थ 25% से नीचे नहीं आती ये किया ड्रैगन स्वॉर्ड का बर्सर्क मोड एक्टिवेट नहीं होगा। शायद तब मुझे उसे हराने का एक मौका मिलेगा। ये सोचकर उसने अपनी स्किल CTRL 5 ब्रांचेस ऑफ द वर्ल्ड ट्री एक्टिवेट की। लेकिन जैसे ही ब्रांचेस माइकल को छूने वाली थीं, वो अचानक मेरे पीछे टेलीपोर्ट हो गया। उसके हाथ में गहरे काले रंग की लंबी स्वॉर्ड ने मेरी तरफ हमला किया, जिससे मेरी गर्दन पर एक गहरा खून का निशान बन गया। CTRL P5 हेल्थ 25% से नीचे चली गई है। क्लीसिया ड्रैगन स्वॉर्ड का बर्जर्क मोड एक्टिवेट हो रहा है। तुरंत उसके हाथ में लंबी स्वॉर्ड में लाल एनर्जी फूट पड़ी। सोनो ने इस लंबी स्वॉर्ड को उठाया और नीचे की तरफ वार किया। माइकल उस सीन को देखकर चौंक गया। सीजर प्लस्टिन कट ऑल आइटम्स अराउंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। उस खतरनाक स्वॉर्ड लाइट ने पूरी स्ट्रीट को चीर दिया और कर्स स्किल में लिपटे माइकल ने उस हमले को डॉज कर लिया। वो वाकई बहुत खतरनाक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो स्वॉर्ड बर्सर्क हो जाएगी। क्या अफसोस है कि तुम सिर्फ इससे मुझे नहीं हरा सकते। तुम चुपचाप जहन्नम क्यों नहीं चले जाते। CTRL प्लस का टारगेट। तुरंत सोनो के चारों तरफ काली एनर्जी दिखाई दी और उसे तुरंत अपने अंदर समेट लिया। इस मुश्किल घड़ी में सोनो ने अपनी शैडो मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया और माइकल के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। उसने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन ओपोनेंट ने उसे देख लिया। CTRL प्लस 10 कट ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। दोनों को तुरंत डार्कनेस ने निगल लिया। CTRL प्लस 10 मेंटेन कट एरिया फॉर 10 सेकेंड्स। डार्कनेस में सोनो उस हमले से दर्दनाक तरीके से मर गया। CTRL प्लस 5 पेस माई सेल्फ। इस तरह वो रिवाइव होने और मरने के बीच लगातार साइकिल में घूमता रहा। इस बीच इस स्पेस में लूकस कर्स की पावर की वजह से बहुत दर्द में था। काश मेरे पास एक रेप्लिकेटेड होली सोर्ड होती। तभी उस पर एक कोड डाल दिया गया। लूकस पर कर्स का असर तुरंत कम हो गया। ये मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करता है, लेकिन ये ज्यादातर कर्स इफेक्ट्स को खत्म कर सकता है। लूकस इससे बहुत हैरान था। क्या ये हो सकता है? तभी पीछे से एक आवाज आई। लूकस, क्या तुम्हें पता है कि माइकल जो स्किल्स इस्तेमाल करता है वो हमारी स्किल्स से अलग क्यों हैं? जैसा तुमने सोचा था, उसकी स्किल्स आम हंटर स्किल्स नहीं है। कर्स CTRL प्लस X सभी ऑब्जेक्ट्स को काट सकता है, हर चीज को पूरी तरह से मिटा सकता है। तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि तुम विचेस ब्लेड की पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। लगता है उसके रेस्टोरेशन प्रोसेस के दौरान कुछ गलत हुआ। अगर ऐसा चलता रहा तो वो लगातार बिगड़ता जाएगा। सोनो भी उन आइटम्स को परफेक्ट तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर सकता जिन्हें कट किया गया है। तुम्हारा मतलब है कि सोनो माइकल को नहीं हरा पाएगा? उसकी बस एक ही कमजोरी है। इस कमजोरी को पूरा करने के लिए वो जायंट्स हार्ट पाने की कोशिश कर रहा है। सीन बैटलफील्ड पर लौटता है। सर लेंथ, तुम्हारे चारों तरफ की मैजिक खत्म हो गई है। तुम अब सर्ल प्लस्टिनेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। धुआं छटने के बाद सोनो, जिसे अनगिनत बार टॉर्मेंट किया गया था, जख्मों से भरा हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। इस वक्त दोनों ही अपनी लिमिट्स के करीब थे। तुम्हारी कर्स तुम्हारे चारों तरफ की मैजिक को खत्म कर देती है। क्या इसीलिए तुम्हें जायंट्स हार्ट चाहिए? अब जब तुम्हें पता चल गया है तो बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त तुम क्या कर सकते हो? यूजर बुरी तरह से घायल है, CTRL स्किल्स का इस्तेमाल करने में असमर्थ है। सोनो ने उपलब्ध आइटम्स को देखने के लिए अपना बैकपैक खोला। 3 डायमेंशन फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट्स ओपोनेंट के फ्रैगमेंट्स के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। लगता है तुम्हारे पास भी डायमेंशन फ्रैगमेंट्स हैं। ओपोनेंट की बात सुनकर मैंने अचानक सोचा, जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा डायमेंशन फ्रैगमेंट्स होंगे वो उन्हें मिला सकता है और उनकी मिली हुई पावर फ्रैगमेंट्स की गिनती के साथ बढ़ती है। ये सोचकर सोनो ने अपने बैकपैक से एक लंबी स्वॉर्ड निकाली। लगता है तुम अब कर्स की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक आम लंबी स्वॉर्ड का क्या फायदा हो सकता है? अगले ही सेकंड माइकल सोनो के सामने टेलीपोर्ट हो गया और एक स्वॉर्ड से उसे भेद दिया। तुम और मैं बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। इससे पहले कि तुम मरो, कृपया अपने पोजेशन में रखे फ्रैगमेंट्स मुझे दे दो। चूंकि तुम्हें वो इतने चाहिए तो उन्हें ले लो। जैसे ही वो बोला, उसके हाथ में 3 डायमेंशन फ्रैगमेंट्स दिखाई दिए। तुरंत फ्रैगमेंट से एक जोरदार रेजोनेंस निकली। माइकल के बैकपैक में मौजूद फ्रैगमेंट्स ने अपने आप रिएक्ट किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिसके पास ज्यादा फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फ्रैगमेंट्स को जबरदस्ती निकाल सकता है, चाहे तुम उन्हें अपने बॉडी में कहीं भी छिपा लो। अगले ही सेकंड माइकल के बैकपैक में मौजूद फ्रैगमेंट्स अपने आप बाहर आ गए। एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। जब वो एक साथ मिलते हैं तो एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही फ्रैगमेंट्स अपने आप एक दूसरे की तरफ खींचे, एक भयानक एक्सप्लोजन की आवाज पूरे आसमान और जमीन में गूंज उठी। उस खतरनाक पावर ने पूरी जगह में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बना दिया। एरिया में इस वक्त माइकल जख्मों से ढका हुआ था। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ये चीज असल में फट जाती है। तभी उसने रूइंस में टारगेट को ढूंढ लिया। 4 डायमेंशन फ्रैगमेंट जमीन पर पड़े थे, उससे ज्यादा दूर नहीं थे।
वो टेलीपोर्ट होकर उस पत्थर के पास आया जहां डायमेंशन फ्रैगमेंट्स थे। जैसे ही उसने जमीन पर पड़े फ्रैगमेंट्स को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक और हाथ ने उन फ्रैगमेंट्स को पहले पकड़ लिया। सोनो एक बार फिर कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल करके रिवाइव हो गया था और उसने अभी भी बर्जर्क मोड में क्लीशर ड्रैगन स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी। लानत है, तुम अभी भी मरे नहीं। जैसे ही सोनो ने अपनी स्वॉर्ड को नीचे घुमाया, माइकल ने तेजी से अपनी टेलीपोर्ट स्किल एक्टिवेट की, लेकिन वो फिर भी एक कदम पीछे रह गया। वो खतरनाक पावर सीधे उसे लगी। पूरा ब्लॉक इस स्वॉर्ड की पावर से ढक गया। देखते हैं तुम इस हमले के बाद कैसे उठ पाते हो। फिर उसने डायमेंशन फ्रैगमेंट्स को अपने सिस्टम बैकपैक में रख लिया। वो वाकई में अभी बहुत खतरनाक था। मुझे लगभग लगा था कि मैं अब और रिवाइव नहीं हो पाऊंगा। जैसे उस टाइम स्नो माउंटेन मेज में हुआ था, मैं चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। लगता है मैंने अभी तक कर्स की पावर में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। इस वक्त फ्यूरियस माइकल फिर से खड़ा हो गया। CTRL+ सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस एरिया। मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। CTRL+ कट सिलेक्टेड टारगेट्स। इस एरिया के चारों तरफ काली एनर्जी लगातार निकलने लगी। ये कैसे मुमकिन है? उसके पास इस मूव का इस्तेमाल करने के लिए मैजिक कहां से आई? पता चला कि वो आसपास की मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि स्किल्स को कास्ट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर की मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। ये बुरा है। रेंज बहुत ज्यादा वाइड है। शैडो मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करके भी भाग नहीं सकता। अगले ही सेकंड आधा शहर इस डार्कनेस से ढक गया। उसी टाइम ट्विन एक्सेस पकड़े हुए एक आदमी डार्क स्फीयर के किनारे पर आया, और ये इंसान कोई और नहीं, दुनिया का नंबर 1 रैंक्ड हंटर टर्नर मिलर था। क्या ये डार्क स्फीयर माइकल की स्किल है? हाँ, ये मेरे अंदाजे से भी ज्यादा खराब है। किसी पॉइंट पर ग्रेट सेज गिल्ड का प्रेसिडेंट शिनोदीरो भी यहां आ गया। बॉस, मैंने व्हाइट हाउस से कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें यहां के मामलों में दखल न देने के लिए कहा। क्या इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन ने हमारी हेल्प रिक्वेस्ट का जवाब दिया? कंट्री मिलिट्री फोर्सेस को इकट्ठा कर रही है। लगता है ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है। लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त टर्नर ने असल में लास्ट डिमेंशन फ्रैगमेंट निकाला। इतना भी जल्दबाजी मत करो, मैं यहाँ एक वजह से आया हूँ। मैं अंदर घुसना चाहता हूँ। फिर उसने एक बैटल स्टांस लिया। अपनी सारी मैजिक मुझ में ट्रांसफर करो, फिर मैं उसे तुम पर छोड़ दूंगा। तो शिनोडा शिरो ने टर्नर को अपनी विशाल मैजिक पावर दी। CTRL+ बिगिन स्टोरिंग मैजिक। ओवरराइड प्रीवियसली स्टोर्ड मैजिक। जैसे जैसे मैजिक मिलती गई, टर्नर ने अपनी खुद की मैजिक से 10 गुना ज्यादा मैजिक जमा कर ली थी। ग्रांट अस हर यूनिक स्किल्स कंपैटिबल विद टाइटन एक्स। टर्नर के बॉडी के चारों तरफ 2 पर्पल जायंट एक्सेस के फैंटम्स आ गए। 2 बड़े एक्सेस को पकड़े हुए वो छत से कूद गया और नीचे की डार्क स्फीयर पर सीधे वार किया। ये मेरी मैजिक का इस्तेमाल करके उसके हथियारों को एनहांस कर रहा है, लेकिन सिर्फ इससे इस डार्क स्फीयर को खत्म करना अभी भी मुश्किल है। जैसे ही शिनोशिरो फिर से मदद करने वाला था, टर्नर की AX की पावर डार्कनेस के साथ मुकाबला कर रही थी। कर्ल+ कट सराउंडिंग मैजिक। लेकिन जैसे ही टर्नर की मैजिक गायब हुई, CTRL जोड़ रिलीज्ड 4th लेयर मैजिक। इस तरह मैजिक को लगातार खत्म करते हुए मैजिक को लगातार फिर से भरा गया। जब टर्नर ने मैजिक की 10th लेयर को छोड़ा तो डार्क स्फीयर में असल में एक क्रैक आ गया। जैसे ही टर्नर ने जोर लगाया, क्रैक फैलता गया जब तक कि पूरी डार्क स्फीयर फट नहीं गई। सेंटर में मौजूद माइकल ने उस सीन को डिसबिलीफ में देखा। जल्द ही पूरे एरिया में डार्कनेस खत्म हो गई। टर्नर जमीन पर स्मूथली उतरा और सोनो के सामने आया। मुझे तुम्हें डायमेंशन फ्रैगमेंट्स के होने का एहसास हो रहा है। सोनो अपने सामने वाले इंसान को देखकर बहुत शॉक्ड था। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रैंक्ड हंटर टर्नर है। तुम्हारी गर्दन के चारों तरफ वो चीज एक डिमेंशन फ्रैगमेंट है। तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? क्या तुम भी फ्रैगमेंट्स चुराने आए हो? मेरे फ्रैगमेंट्स चुराने आए हो? अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। मुझे पहले इस मुसीबत से निपटने दो। फिर वो पास में खड़े माइकल की तरफ मुड़ा। बहुत वक्त हो गया। अगर तुम्हारा गोल भी डायमेंशन फ्रैगमेंट्स है तो मैं तुम्हें जल्दी जाने की सलाह देता हूँ। तुम पहले की तरह अभी भी बहुत अनोइंग हो, एक पूरे ट्रबल मेकर हो। तभी शिनोडा शिरो भी नीचे आ गया। सुनो, बाकी सब लोग कहाँ चले गए? वो सब मेरे सबस्पेस में हैं। जैसे ही वो बोला, उसने अपनी हथेली बढ़ाई और अपने सामने की स्पेस में एक सबस्पेस खोल दिया। तभी उसने देखा कि एक टोरू रोते हुए बाहर आया और तुरंत सोनो को गले लगा लिया। टीचर सोनो, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। तभी माइकल की आवाज आई, तुम रेप्लिकेशन स्किल वाले, लगता है मैंने तुम्हें कम समझा। मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। मेरा गोल डायमेंशन फ्रैगमेंट्स नहीं, बल्कि CTRL की स्किल्स हैं। वो अलौकिक शक्तियां जिन्होंने हमें कर्स किया था, वो किसी दिन फिर से आएंगी। हम इन कर्स्ड स्किल्स से उन्हें रोक नहीं सकते। यही वजह है कि हंटर सॉन ने की को 5 फ्रैगमेंट्स में बांट दिया और इंटरडिमेंशनल एंट्रेंस को सील कर दिया। डिमेंशनल गेट को खोलना उन्हें यहां बुलाने जैसा होगा। क्या तुम वाकई में इन सब का सामना करने के लिए तैयार हो? अगली बार जब हम मिलेंगे, अगर तुम और मजबूत नहीं हुए तो तुम जहन्नम जा सकते हो। ये कहकर वो टेलीपोर्ट हो गया। क्या उसे ऐसे भागने देना ठीक है? चिंता मत करो, अगली बार जब हम मिलेंगे वो उसकी मौत होगी। दोनों ने एक दूसरे से परिचय किया। टर्नर ने अपना डायमेंशन फ्रैगमेंट निकाला। मेरे पास सिर्फ यही एक है, तुम्हारे पास कितने हैं? बाकी सब मेरे पास हैं। ये सुनकर टर्नर बहुत एक्साइटेड हो गया। तो चलो उन्हें जल्दी से एक की में मिलाते हैं। शांत हो जाओ।
ये जगह इसलिए ऐसी हुई क्योंकि 4 डायमेंशन फ्रैगमेंट्स एक साथ मिल गए थे। ये सोचना भी मुश्किल है कि 5 फ्रैगमेंट्स के मिलने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो हम कंट्री एम जा सकते हैं। अगर तुम मुझे ये फ्रैगमेंट्स दे दोगे तो मैं इन्हें अपनी गिल्ड में रख सकता हूं। मैं ऐसी भयानक जगह नहीं जाना चाहता। तभी सोनो को अचानक कुछ याद आया। शिनोडा, सत्तोरू और बाकी सबको देखते हुए एक गिल्ड, शायद मुझे भी अपनी खुद की गिल्ड बनानी चाहिए। CTRL+X- के साथ लड़ाई के 3 महीने बाद सब लोग कंट्री एम के नेवाडा डेजर्ट में आए। जैसे ही व्हीकल धीरे धीरे इस रहस्यमयी एरिया 51 में घुसा, गेट भी उनके पीछे बंद हो गया। इस वक्त सोनो के जख्म जो उसे बड़ी लड़ाई में लगे थे वो कब के ठीक हो चुके थे। ये वाकई में अविश्वसनीय है। हम सच में लेजेंडरी एरिया 51 आए हैं। ये सब मेरे डोमेस्टिक हाई ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेशन की वजह से है। आपको पता है, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग हंटर हूं। शिनोडा सत्तोरू सोनो के पास झुका और फुसफुसाया। ये इंसान अप्रत्याशित रूप से मजाकिया है। हैरानी की बात थी कि इयानागासो भी कार में था। सीनियर सोनो, क्या मेरा साथ आना सच में ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आखिरकार तुम भी गिल्ड के सदस्यों में से एक हो। इस वक्त मास्टर ताकुची ने बात की। हम इतनी दूर सिर्फ उसी चीज के लिए आए हैं। ये जगह न सिर्फ एलियन से जुड़ी है बल्कि हंटर्स और मजे से जुड़े मामलों पर भी रिसर्च करती है। हमारी मेन रिसर्च इंटरडिमेंशनल रेसेस से जुड़ी चीजों पर केंद्रित है। सबसे जरूरी बात यह है कि हाल ही में हमारी रिसर्च का सब्जेक्ट कर्सेस नाम की स्पेशल स्किल्स हैं। ये सुनकर अरीता सारा बहुत हैरान थी। उसे लगा कि इसलिए वो उसे साथ लेकर आई है और हम सब एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, जो है दूसरे डायमेंशन तक का रास्ता बनाना। हर कोई ऐसा नहीं सोचता। डायमेंशनल गेट को खोलना सिर्फ एक सिंपल रिसर्च नहीं है। बारिस, तुम बहुत सिनिकल हो। पूरी इंसानियत के नजरिए से अगर डायमेंशनल गेट खुलता है तो हम सब और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। इसके अलावा हंटर सोनो के फादर की रिसर्च भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। डैड, आप असल में किस पर रिसर्च कर रहे हैं? यहां आने का मेरा असली मकसद सच्चाई का पता लगाना है। यह हमें 3 महीने पहले एच कंट्री हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में ले जाता है। एक पोस्ट वॉर हंटर मीटिंग हो रही थी। माइकल, उस तबाह हो चुके शहर का अब क्या हाल है? चिंता मत कीजिए, शहर की मरम्मत का काम जारी है और अब तक 80% काम पूरा हो चुका है। इस बात ने मीटिंग में बैठे कई लोगों को चौंका दिया। सिर्फ 1 हफ्ते में इतना सब कैसे मुमकिन हो गया? माफ कीजिए, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। हमारे पास एक खास इंसान है जिसकी जानकारी पब्लिक नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस पूरे संकट को खत्म करने का सबसे बड़ा श्रेय सोनो को जाता है। मीटिंग रूम में बैठे लोग तुरंत आपस में बहस करने लगे, लेकिन सोनो को किसी की राय की परवाह नहीं थी। उसने सीधे ननेसा से पूछा, वैसे लूकस अब कैसा है? उसके परिवार का बहुत प्रभाव है। वो अभी इंटेरोगेशन रूम में है। मैंने सुना है कि उसने परिवार में अपनी पोजीशन खो दी है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसने पहले ही सारी होली सोर्ड्स देश को सौंप दी हैं। ये सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसने उनका कैसे इस्तेमाल किया होगा। जब लड़ाई खत्म हुई थी तब मैंने एक होली सोर्ड की रेप्लिका बनाई थी और उसे दे दी थी। ये लो, मैंने एरीज से सुना था कि इस तलवार के बिना तुम उस कर्ज की पीड़ा से राहत नहीं पा सकते, तो इस रेप्लिका को बैकअप के तौर पर अपने पास रखो। दृश्य अब शिसानो से मास्टर शियासाकी की ओर कट होता है, जहां वे भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहे होते हैं। हमें कंट्री एम क्यों जाना होगा? तुमने उस टाइम विस्फोट का दृश्य देखा ही होगा। वो सिर्फ 4 डायमेंशन फ्रैगमेंट्स के मिलने से हुआ था। अगर आखिरी टुकड़ा भी मिल जाता तो उस शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या तुम्हें लगता है कि इस देश में कोई उपयुक्त जगह है? क्या तुम्हारे पास अब भी सबस्पेस नहीं है? तुम उन्हें उसके अंदर मिला सकते हो। दुर्भाग्य से मैंने ये कोशिश की थी। डायमेंशन फ्रैगमेंट्स एक साथ सबस्पेस में नहीं रखे जा सकते। तो फिर सिर्फ एक ही जगह है जो मुझे उपयुक्त लगती है, कंट्री एम का डेजर्ट रीजन। तुम टर्नर की गिल्ड में शामिल होने का प्लान तो नहीं बना रहे? ये कैसे हो सकता है? इसके अलावा मुझे अब 2 चीजों में आपकी मदद चाहिए। 2 चीजें? पहले तुमने मुझे उस रेप्लिका जायंट्स हार्ट से धोखा दिया और अब मुझसे फिर मदद मांग रहे हो। मैं अपनी खुद की गिल्ड बना रहा हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये सुनकर शिरोआकी हैरान रह गया। गिल्ड क्यों बना रहे हो? मेरी आने वाली गिल्ड में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। माफ करना, मैं अपने दोस्तों के साथ और मजबूत बनना चाहता हूं। मुझे एक ऐसी गिल्ड चाहिए जो मेरी खुद की हो, जिसमें कोई दखल न दे। हंटर ऑफिस में एरीज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहां मिलूंगा। मैं अपनी मां के गायब होने की जांच के लिए एच कंट्री आई थी। पास खड़ा एक आदमी हैरानी से पूछता है, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? हाँ, एरीज ने कहा, मेरी मां के गायब होने से पहले हम एक दूसरे को जानते थे। मैं एक बात सोच रहा हूं, वो वेस्टर्न हंटर मुझसे मिलने के बाद किसी और से भी मिला था। वो कभी कंट्री एम के एरिया 51 में स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेड हुआ करता था। क्या तुम सानो काजुया को जानती हो? ये नाम सुनते ही एरीज चौंक गई। उसे याद आया कि उसने अपनी मां की नोट्स में ये नाम देखा था। वहां लिखा था कि वो उस रिसर्च फैसिलिटी में एक सुपरवाइजर था जो दूसरे डायमेंशंस की चीजों पर अध्ययन करता था। वो आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वाला वेस्टर्न हंटर उसके साथ बिल्कुल एक परिवार जैसा व्यवहार करता था। तभी सनो वहां आ गया। तुम मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
हमें उम्मीद नहीं थी कि सानो काजुया तुम्हारे फादर होंगे। 1 हफ्ता बीत गया। सोनोस की गिल्ड सफलतापूर्वक स्थापित हो गई। क्या ये हमारी गिल्ड का ऑफिस है? ये तो शानदार है, और मैं गिल्ड का दूसरा सदस्य भी हूँ। पास खड़ा मूर तुरंत बोल पड़ा, मुझे लगता है कि मैं दूसरा सदस्य हूँ। तुम ज्यादा से ज्यादा तीसरे नंबर पर हो। तुम इस ऑर्डर को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? हंटर नेस और प्रेसिडेंट फुआ खास तौर पर सानो को बधाई देने के लिए वहां आए थे। सिस्टर, तुम एसोसिएशन क्यों नहीं छोड़ देती और हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाती? यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है। तुम दोनों सच में बहुत अजीब हो, मेरे ही लोगों को मेरे सामने से उठा रहे हो। जब सब लोग बातों में मशगूल थे, तब बाहर से एक आदमी अंदर आया। वो इंसान असल में लूकस था। मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया है, अब मेरे पास कहीं और जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने असली प्लान बनाया था कि मैं इस गिल्ड का पहला सदस्य बनूंगा। तुम अभी भी पहले सदस्य बनना चाहते हो? सपना देखना बंद करो, मैं भी सिर्फ दूसरा हूं। पास में खड़े मोर ने पजल्ड होकर पूछा, पहला सदस्य कौन है? सोनोस ने आवाज दी। अब हमारे पहले सदस्य का स्वागत करने का समय आ गया है। सीन स्कल टूम के अंडरग्राउंड सिटी में बदलता है। स्लेव नंबर 1, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमीन पर पड़ी स्केलेटन स्वॉर्ड को इकट्ठा करना भूलने की? कोने में जिस आदमी को ऑर्डर दिया गया था, उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं उसे अभी उठाता हूं। और एक और काले बालों वाले आदमी ने पजल्ड होकर पूछा, उसका नाम क्या है? तुम उसे स्लेव नंबर 1 क्यों कहते हो? उसका नाम क्या है? मुझे लगता है कि वो इकानागाव है। उस पर मैटिस गिल्ड का अरबों का कर्ज है।